हेलो। यहाँ पर जिनका सेमेस्टर 3 है और जिनको कंपलसरी हिंदी है उनके लिए एक प्रश्न है। एकांकी की परिभाषा बताते हुए एकांकी के तत्वों पर प्रकाश डालिए अथवा एकांकी के तत्वों की सविस्तार चर्चा कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हम देखेंगे प्रस्तावना, एकांकी की परिभाषा, एकांकी के तत्व और उपसंहार। इन मुद्दों के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर एक बात आपको मैं बता दूं कि यह जो आपका कंपलसरी हिंदी है वह उसका नाम है सप्त एकांकी और यह 7 एकांकी इसमें दी गई है और इन एकांकियों का हमें अध्ययन करना है। पर उससे पहले एकांकी क्या है और एकांकी की परिभाषा यानी एकांकी क्या है और एकांकी के तत्व कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर कहानी, उपन्यास इन बातों से परिचित होने के कारण एकांकी के तत्वों की तरफ हमारा ध्यान कुछ कम गया है और इसी कारण हम यहाँ पर एक बार फिर से जान लेते हैं कि एकांकी की परिभाषा क्या है और एकांकी के तत्व क्या है। तो इसी बात का यानी इस प्रश्न का उत्तर हम शुरू करते हैं। एकांकी दृश्य श्राव्य का एक भेद है। दृश्य तत्व के गुण के कारण ही मनुष्य नेत्रेंद्रियों से उसे रंगमंच पर देख सकते हैं। एकांकी शब्द का अर्थ है एक अंक वाला। दृश्य काव्य का वह विशेष भेद जिसमें केवल एक अंक होता है। एकांकी अंक होता है उसे एकांकी कहा जाता है। एकांकी नाटक की तुलना में छोटा होने के कारण किसी भी तत्वों का विस्तार करना एकांकीकार के लिए संभव नहीं होगा। संक्षेप में कहे तो एकांकी की सफलता लघुता में ही है। देखते हैं एकांकी की परिभाषा। साहित्य की किसी भी विधा को उसके समस्त लक्षणों के साथ परिभाषित करना संभव नहीं है। फिर भी कई विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है और उसके जो लक्षण, स्वरूप और लक्षण है उसे समझने में इससे काफ़ी सहायता प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो भी विद्वानों ने एकांकी की परिभाषा दी है वे अपने अपने ढंग से उन्होंने दी है। देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वे लिखते हैं कि एकांकी में एक ही घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचाती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं होता। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर विकसित होती है। उसमें लता के समान फैलने की उच्च श्रृंखला नहीं होती। अब हम देखते हैं उदय शंकर भट्ट ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि एकांकी में जीवन का एक अंश, परिवर्तन का लक्ष्य, सब प्रकार के वातावरण से प्रेरित एक झोंका दिन में 1 घंटे की तरह, मेघ में बिजली की तरह, वसंत में फूल के हास की तरह व्यक्त होता है। सेठ गोविंद दास ने कहा है कि एक ही विचार पर एकांकी की रचना हो सकती है। विचार के विकास के लिए जो संघर्ष अनिवार्य है उस संघर्ष के पूरे नाटक में कई पहलू दिखाए जा सकते हैं, परंतु एकांकी में केवल एक ही पहलू। एकांकी में मुख्य और गौण दोनों ही पात्रों की संख्या बहुत परिमित होनी चाहिए। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि
एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके एक पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण तक का चित्र मिलेगा। डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है कि एकांकी में एक ही अंग होना चाहिए और एक ही दृश्य, उसमें स्थल और काल का संकलन होना चाहिए। एकांकी स्वतंत्र टेक्निक वाला साहित्य का भेद है, उसमें स्थल, काल और व्यापार के संकलन मिलने चाहिए। इस प्रकार एकांकी की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग की है। अब हम देखते हैं एकांकी के तत्व। सामान्यतः एकांकिका के तत्व वही माने जाते हैं जो नाटक के हैं, इसलिए विद्वानों द्वारा स्वीकारे गए तत्वों का अध्ययन की सुविधा हेतु एकांकी के 7 तत्व स्वीकारे गए हैं, जो इस प्रकार है। 1 कथावस्तु या कथानक, 2 पात्र या चरित्र चित्रण, 3 संवाद या कथोपकथन, 4 देश काल और वातावरण, 5 भाषा शैली, 6 उद्देश्य और 7 संकलन त्रय। अब हम देखते हैं इसमें कथावस्तु या कथानक को। तो एकांकिका यह एक तत्व अत्यंत महत्व का है। यह एकांकी का मेरुदंड है। इसकी कथा वस्तु किसी एक घटना या प्रसंग को लेकर ही लिखी जाती है। यह कथा मुख्य कथा कहलाती है। इसमें प्रासंगिक कथाएं नहीं होती। कथा वस्तु सरल, सहज एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। वस्तु चयन में लेखक पर किसी सीमा का बंधन नहीं लादा जा सकता, किंतु कथा वस्तु संक्षिप्त, रोचक, सुगठित, प्रभावशाली और विश्वसनीय होनी चाहिए। जिज्ञासा और कौतूहल उसके प्रधान गुण हैं। कथा वस्तु में प्रारंभ, मध्य और अंत का समुचित निर्वाह होना चाहिए। कथा का प्रारंभ साधारणतः द्वंद्व यानी कि संघर्ष से हो तथा इस भाग में कौतूहलवर्धकता तथा गतिशीलता जरूरी है। मध्यावस्था में कथा उद्देश्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होती है। चरम सीमा अंतिम अवस्था है। चरम सीमा पर पहुंचते ही एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकी में संकलन त्रय का निर्वाह होना चाहिए। अस्वाभाविक कथा, प्रसंग या वर्णन एकांकी की सफलता में बाधक बन जाते हैं। पात्र या चरित्र चित्रण को देखते हैं। एकांकी में जीवन के किसी एक मार्मिक प्रसंग का वर्णन होने के कारण उसमें कम से कम पात्रों की संख्या होती है। ये पात्र कथावस्तु और परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिए। इनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए। ये एकांकीकार की कठपुतली नहीं होनी चाहिए। पात्रों का सजीव, स्वाभाविक, सहज और सरल होना आवश्यक है। इन पात्रों का रहन सहन, वेशभूषा, भावों और विचारों आदि समायोजित तथा प्रसंगानुकूल होने चाहिए। ये पात्र पृथ्वीलोक का, हमारे समाज का होना चाहिए, देव या दानव नहीं। पात्रों के चरित्र चित्रण 3 प्रकार से संभव हो सकते हैं। एक तो पात्रों के रूप में अर्थात उसकी वेशभूषा के द्वारा, दूसरा पात्रों के आपसी वार्तालाप के द्वारा और तीसरा विभिन्न पात्रों के कार्यकलापों के द्वारा। एकांकीकार को पात्र के चरित्र में सांकेतिक प्रणाली को अपनाना चाहिए। अपने सीमित आकार के कारण एकांकी में विस्तार का अवसर नहीं होता। अतः
संकेत मात्र से उसकी चरित्रगत विशिष्टताओं का उद्घाटन होना चाहिए। वैसे एकांकी में सांकेतिक प्रणाली अधिक प्रभावशाली और मर्मस्पर्शी होती है। अब हम देखते हैं संवाद या कथन। संवाद एकांकी का प्राण तत्व होता है। 3 दृष्टिकोण से संवाद का विशेष महत्व है। संवादों के द्वारा ही कथा वस्तु में विस्तार। दूसरा है संवादों के द्वारा पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट होती है। तीसरा है संवादों के द्वारा ही कथा वस्तु में गतिशीलता आती है। कहानीकार और उपन्यासकारों की भांति एकांकीकार स्वयं कुछ नहीं कह सकता। उन्हें पात्रों के संवादों के माध्यम से ही व्यक्त करना पड़ता है। संवादों के द्वारा एकांकीकार जहाँ तक विशिष्ट वातावरण का निर्माण करता है, वहाँ वह स्वयं अपने व्यक्तित्व और मनःस्थिति का परिचय भी देता है। कथा में रोचकता और विश्वसनीयता के प्रमुख माध्यम संवाद है। अतः एकांकी के संवाद संक्षिप्त, सारगर्भित, स्वाभाविक, वाक वेदग्धता युक्त, कथा सूत्र को गति देने वाले, पात्रों की मानसिकता को उद्घाटित करने वाले तथा व्यंजनापूर्ण होने जरूरी है। एकांकी के संवाद रोचक, गतिशील, प्रभावशाली होने चाहिए। दीर्घ संवादों प्रायः एकांकी के स्वाभाविक प्रवाह को अवरुद्ध कर सकते हैं। अतः संवादों की संक्षिप्तता आवश्यक है। रंगशाला में बैठे दर्शकों के लिए संवादों का अर्थबोध एक समस्या न बन जाए, इसलिए सहज सरल संवाद रखने चाहिए। अब हम देखते हैं देशकाल और वातावरण। एकांकी में देशकाल और वातावरण के चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विशेष रूप से एकांकी की कथा ऐतिहासिक हो, एकांकी की विषय वस्तु और कार्य व्यापार वास्तविक और विश्वसनीय हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस देश काल की कथा को एकांकी में दिखाया जा रहा हो, उस देश काल की संपूर्ण ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगति में प्रस्तुत किया जाए। नाटक का प्रदर्शन रंगमंच पर किया जाता है, अतः उनकी वेशभूषा, खान पान, आचार विचार आदि युग और समाज के अनुकूल होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह रचना युग सापेक्ष नहीं बन पाएगी, उसमें काल दोष आ जाएगा। इस तत्व के कारण ही दर्शक कथा वस्तु में वर्णित समाज तथा युग का अंदाजा लगा सकता है। एकांकी में देश और काल का चित्रण, दृश्य योजना, मंच सज्जा, रूप सज्जा, वेशभूषा तथा ध्वनि एवं प्रकाश की प्रभाव द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाषा शैली भी देशकाल एवं वातावरण के निर्माण में सहायक होती है। अब हम देखते हैं भाषा शैली। नाटक का प्रस्तुतिकरण शिक्षित, अल्प शिक्षित और अशिक्षित लोगों के सामने किया जाता है, अतः ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसे सभी लोग आसानी से समझ सके। अर्थात भाषा शैली सरल, सुबोध, रोचक, प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। एकांकी की भाषा शैली देशकाल और समाज के अनुरूप होनी चाहिए। अनावश्यक जटिलता, गूढ़ या मृत तथा अपरिचित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से वस्तु स्थिति को समझने में व्यवधान होगा और आनंद में विक्षेप पड़ेगा। भाषा में संक्षिप्तता तथा व्यंजनात्मकता होनी चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिकतम भावाभिव्यक्ति
एकांकीकार के कौशल का प्रमाण है। अत्यधिक अलंकारों के बोझ से दबी या क्लिष्ट या चमत्कारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एकांकी दृश्य काव्य है, किंतु काव्यात्मकता की कृत्रिमता उसमें न हो। भाषा साधारण बोलचाल की तथा पात्रानुकूल हो। स्थानीयता का बोध उसमें भाषा के द्वारा ही हो सकता है। अतः आंचलिक शब्दों तथा मुहावरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एकांकी की सफलता के लिए जरूरी है कि एकांकी की भाषा अधिक से अधिक लोगों की समझ में आए। एकांकी में थोड़े में बहुत कुछ कहना होता है, अतः मुख्य रूप से समास शैली का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्य के देखते हैं। रचनाकार सुनिश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु रचना करता है, अर्थात रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य होता है। एकांकीकार जीवन में जिस अनुभूति से प्रभावित होता है, जो विचार उसे आंदोलित करते हैं, जो व्यक्ति या समस्या उसे प्रेरित करती है, उसे सच्चाई से व्यक्त करना ही उसका उद्देश्य होता है। जीवन का वास्तविक चरित्र एकांकीकार की सफलता है। एकांकीकार पात्रों के माध्यम से ही सब कुछ कहता है। पात्रों को माध्यम बनाकर एकांकीकार दर्शकों को प्रेरणा प्रदान करता है, उन्हें विचारमय या भाव संपन्न बनाकर उद्देश्य सिद्ध करता है। नाटक को पांचवा वेद कहा जाता है, अतः उसका उद्देश्य भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति का माना जाता है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नाटकों का उद्देश्य माना जाता था। किंतु परिवर्तित मनोवृत्तियों के कारण इसमें परिवर्तन होता गया। आज के एकांकियों का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करना और उसका समुचित निदान प्रस्तुत करना है। अब हम अंत में देखेंगे संकलन त्रय। इसे अंग्रेजी में 3 यूनिट्स कहते हैं। संकलन त्रय अर्थात 3 बातों की एकता। संकलन यानी मिलना और त्रय यानी 3, यानी कि 3 बातों की एकता। और यह 3 जो बात है वह स्थान, समय और कार्य, इन तीनों की एकता। वस्तुतः संकलन त्रय ग्रीक नाट्यशास्त्र से हमारे यहाँ आया है। कला की दृष्टि से इसका महत्व हमारे यहाँ भी विद्यमान है। एकांकी की कथा वस्तु को सुगठित एवं श्रृंखलाबद्ध बनाए रखने के लिए तीनों आवश्यक है। पश्चिमी विद्वानों की धारणा की है कि एकांकी में इसका होना अति आवश्यक है। इनके मतानुसार एकांकी की कथा वस्तु एक ही स्थान पर एक ही समय में घटित होते हुए बतानी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि एक स्थान पर एक घटना बताई जाए तो दूसरे स्थान पर 2 माह की घटना बताई जाए और तीसरे स्थान पर 2 साल के बाद की घटना बताई जाए। ऐसा करने से कथा वस्तु में अविनति का अभाव आ जाएगा और पूरी कथा वस्तु बिखर कर रह जाएगी। यानी कि कथा वस्तु में एक सूत्रता का अभाव हो जाएगा और पूरी कथा वस्तु बिखर जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि सारी घटनाएं एक ही स्थान पर और समय से जुड़ी हुई दिखाई जाए। कुछ आलोचक एकांकी में संकलन त्रय की स्थिति को आवश्यक नहीं मानते। हिंदी में कुछ ऐसे सफल एकांकियों की रचना भी हुई है जिसमें काल और स्थान की एकता का ध्यान नहीं रखा गया, पर ऐसे एकांकी अन्य है, अल्प है और हम उन्हें अपवाद मान सकते हैं। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि एकांकी में किसी एक घटना, परिस्थिति अथवा समस्या का चित्रण होता है।
एकांकी का आकार छोटा और पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। कथानक में तीव्रता के साथ कौतूहल, संघर्ष और द्वंद्व आवश्यक होता है। इसमें संकलन त्रय तथा का संभव निर्वाह होता है। इसके साथ ही एकांकी का एक सुनिश्चित उद्देश्य का उद्बोधन भी होता है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।